8वां आया, उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों के क्रियान्वयन या कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो क्या क्या समस्याएं आई उनको हम एक एक करके समझ लेंगे। तो कौन कौन सी समस्याएं आती हैं देख लेंगे। इधर सबसे पहले क्या आई, जमींदारी उन्मूलन की कमजोरियां आई। जो जमींदारी कानून लाया गया था उसकी कई सारी कमजोरियां थी जिनका फायदा जमींदारों ने उठाया और भूमिहीन लोग, जो ग्रामीण लोग थे, जो खेती करने वाले काश्तकार बटाईदार, जो वास्तविक किसान थे, उनको उनका हक नहीं मिला। दूसरे था किराएदारी सुधारों की कमजोरी। जो किराएदारी यानी जो किराएदारी होता है कि जो बटाईदार होता है वो भी तो किराएदार होता है, जो वो मालिक होता है उसकी जमीन पर किराए पर लिए रहता है कि इतने परसेंट तक तुमको देंगे। तो उनका सही तरीके से पालन नहीं हो पाया जो कानून थे। जो लैंड सीलिंग कानून था, यानी कहें हदबंदी कानून की, एक आदमी के पास कितनी जमीन रह सकती है, अधिकतम कितनी जमीन रह सकती है, तो इस कानून का भी दुरुपयोग हुआ। फिर क्या था कि भूमि अभिलेख जो थे उनके संबंध में कमजोरियां थी कि रिकॉर्ड ही नहीं था किसी पास कितनी जमीन है। कोई उस समय कागज पत्री थोड़ी होती थी। जो किसान था उसके खेत में काम करने वाला था उसके पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं था, सब मौखिक होता था। तो इसका भी दुरुपयोग हुआ है। इसके साथ अन्य समस्याएं भी हम देखेंगे जो किसानों से संबंधित हो गई। तो चलिए हम उत्तर को देखते हैं। उत्तर क्या है, उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों के क्रियान्वयन में आई समस्याएं बहुआयामी है, यानी मल्टी डायमेंशनल है। ये समस्याएं परिस्थिति जन्य कारकों से कहीं ज्यादा मानव निर्मित थी। ऐसा नहीं था कि प्राकृतिक रूप से बाधाएं आ गई थी, ये मानव निर्मित थी, यानी ये जानबूझकर खड़ी की गई बाधा थी कि भूमि सुधार जो कानून है इनका सही तरीके से पालन ना हो पाए और हमारे हाथों से जो जमीन है, इतने बड़ी जमीन पे हम दबाए बैठे हैं, ये जाए ना। तो ये समस्याएं परिस्थिति जन्य कारकों से कहीं ज्यादा मानव निर्मित थे, जिसे तत्कालीन तंत्र की लापरवाही, अपारदर्शिता और ढुलमुल नीतियों ने अधिक बढ़ा दिया। यानी तंत्र जो था पूरा ऊपर से नीचे तक सिस्टम काम कर रहा था, उसी की मंशा नहीं थी कि भूमि सुधार आंदोलन सफल हो। पहला है जमींदारी उन्मूलन की कमजोरियां। क्या थी जमींदारी की, पर्याप्त भूमि अभिलेखों का अभाव था। यानी सबसे पहली बात है कि हमारे पास कोई डेटा ही नहीं था, किसके पास कितनी जमीन थी, किसानों के पास भी कोई डेटा नहीं था, इसलिए ये कानून भूमि सुधार सफल नहीं हो। दूसरी चीज थी व्यक्तिगत खेती को अस्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। यानी व्यक्तिगत खेती कितने में करना है कि नहीं करना है, वहां पे आप शामिल रह के खेती करोगे, खेतों के साथ किसानों के साथ रह के काम करोगे कि स्वयं खेत में काम करोगे कि करवाओगे, ये बातें स्पष्ट रूप से नहीं कही गई थी। इसका दुरुपयोग हुआ और जमींदारी कानून जो उन्मूलन कानून था वो फेल हो गया। प्रदेश में भूमि की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। तो कई जगह तो देखो भूमि अधिकतम सीमा निर्धारित थी, हमारे यहाँ ये भी नहीं किए थे कि भूमि की अधिकतम सीमा भी निर्धारित करते। जमींदारों और अधिकारियों की मिली भगत ने कानून के कार्यान्वयन को कठिन बना दिया। हुआ ये था कि जो जमींदार थे और अधिकारी थे, जैसे आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, और इधर थे जमींदार। हुआ ये था कि जब देश आजाद हुआ था तो यही जो जमींदार वगैरह थे, बड़े बड़े लोग थे, इन्हीं के बच्चे आईएएस पीसीएस बने थे। अब इन्होंने क्या कर दिया, यही दोनों मिल गए और अपनी जमीन उन्होंने बचा ली, खून खराबा किया, मीडिया में भी चीजें दबा दी, तो इसलिए सफल नहीं हो पाए। इनकी मिली भगत ने कानून के क्रियान्वयन को कठिन बना दिया। जमींदारों ने कानूनों के क्रियान्वयन को लोपित करने के लिए न्यायिक प्रणाली का भी सहारा लिया। हुआ है कि न्याय प्रणाली में भी वही वर्ग बैठा हुआ था, तो उसने क्या किया, मामलों को ले लिया और उन पे लेस लतीफी हुई। जितनी देर लगी उतना देर में उन्होंने पूरी जमीन को खत्म कर दिया, पूरी जमीन को इधर उधर बांट दिया अलग अलग तरीके से। मतलब अपने बेटे के नाम कर दिया, अपने नौकर के नाम ने कर दिया, अपने दूर के रिश्तेदार के नाम कर दिया, वो कह दिया देखो हमारे पास जमीन ही नहीं है। तो उसका सहारा लिया, यानी न्यायिक प्रणाली का सहारा लिया और कानून के क्रियान्वयन में देरी हुई, इसका फायदा उन्होंने उठाया। किराएदारी कानून की कमजोरी क्या रही, होता क्या था कि अधिकांश काश्तकारी जो होती थी मौखिक और अनौपचारिक थी, तथा बटाईदारों को कोई काश्तकारी अधिकार नहीं दिया गया था। जो काश्तकारी होती थी, काश्तकारी का मतलब होता है कि मालिक कोई दूसरा है और खेती करने वाला कोई दूसरा है। अब इन दोनों के बीच में एक हिसाब से किराएदार ही तो है, तुम्हारे घर में कोई दूसरा रह रहा है तो किराएदार है। तो ये कानून सही तरीके से कोई कोई वहां पे लिखित थोड़ी होता है, गाँव में यही होता है कि मौखिक होता है कि भाई ठीक है तुम हमारे खेत ले लो। अब अगर कोई मांगने लगेगा तो उसको आदमी हटा देगा, कह देगा तुमको ज्यादा दिमाग खराब लग रहा है तुम्हारा। तो इसी वजह से जो अधिकांश काश्तकारी मौखिक और अनौपचारिक थी, लिखित नहीं थी, इसलिए बटाईदारों को कोई काश्तकारी अधिकार नहीं दिया गया। और जब ये सूचना आई कि जो खेती करने वाले तुम्हारे लोग हैं ये आगे चल के तुम्हारी जमीन ले लेंगे, तो उनको लोगों ने हटा दिया, भाई हटा ही देंगे हमारी जमीन है तो। कानूनों को लागू करने में अत्यधिक देरी,
व्यक्तिगत खेती की अस्पष्ट परिभाषा का प्रयोग कर बड़े पैमाने पर काश्तकारों को बेदखल कर दिया गया। काश्तकारों जो खेत में काम करने वाले वास्तविक लोग उन्हीं को हटा दिया कि यार ये कहीं कब्जा न कर ले हमारी जमीन पे। किराएदारों द्वारा स्वैच्छिक आत्मसमर्पण भी कर दिया गया। जो खेत में काश्तकार बटाईदार थे उन्होंने स्वयं कह दिया कि भाई मालिक हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जैसे खेती कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, हमको कोई कुछ नहीं चाहिए अधिक लाभ। लैंड सीलिंग कानून की भी कमजोरियां थी। जो हदबंदी कानून था, यानी हदबंदी कानून का मतलब होता है एक परिवार या एक व्यक्ति के पास कितनी अधिकतम जो जमीन है वो रह सकती है। अब क्या था कि कई जगह ये परिभाषित ही नहीं किया गया था कि कितनी जमीन होनी चाहिए। दूसरी बात, परिवार पर ये सीलिंग नहीं लगाई गई थी, एक व्यक्ति पर लगाई गई थी। तो उत्तर प्रदेश में सबसे आगे था इसमें। तो यहाँ क्या हुआ कि अपने परिवार के बच्चों में बांट दिया। दूर का कोई रिश्तेदार था उस पे उसके नाम पे कर दिया। नौकर काम कर रहा था उसको पता ही नहीं, उसके नाम पे कर दिया, कह दिया देखो कुछ जमीन है ही नहीं। हदबंदी जो हमारे यहाँ पे थी व्यक्तिगत स्तर पर लगाई गई थी, न कि पारिवारिक जोत पर। इस जिसका दुरुपयोग जमींदारों ने सीलिंग से बचने के लिए किया और बेनामी हस्तांतरण किया। भूमि की कुछ श्रेणियों को सीलिंग से छूट प्राप्त थी, यानी कुछ ऐसी श्रेणियां रही होंगी जैसे तालाब हो गया, बंजर भूमि हो गई, खेती के लिए हो गया, या फिर कोई घर कोई बनाना चाहता है, तो कई श्रेणियां रही होंगी। तो इसका भी यानी भूमि के कुछ श्रेणियों को सीलिंग से छूट प्राप्त थी, उसका भी दुरुपयोग हुआ। पारदर्शिता के अभाव में इस कानून का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया, जिससे भूमि सुधार सफल नहीं हो पाए। भूमि धारक के परिवार का आकार 5 से यदि ज्यादा है तो जोत की सीमा बढ़ाई जा सकती थी, इसका भी दुरुपयोग हुआ। भूमि संबंधी अभिलेखों की भी कमजोरियां थी, यानी डेटा ही नहीं था। सब मौखिक ही तो होता था। जमींदार है तो उसके पास जरूरी नहीं कागजात हो, किसान के पास भी कागजात नहीं होते। तो भूमि अभिलेखों का अपर्याप्त डेटा और डिजिटलीकरण का अभाव भूमि सुधार के संदर्भ में महत्वपूर्ण कमजोरी साबित हुआ था, जिसका दुरुपयोग भूस्वामियों ने खुलकर किया। इसके साथ साथ अन्य समस्याएं किसानों से जुड़ी हुई हैं। क्या है किसान? क्या था? अब किसान बेचारा क्या है? वंचित तबका है, हाशिए पर जुड़ा समुदाय है, पढ़ा लिखा नहीं है, निरक्षर है, पर्याप्त निरक्षर था, खेती के पारंपरिक तरीकों को अपना रहे थे, इसलिए फेल हो गया। किसानों को भूमि से लगाव होता था, उसकी भूमि उसकी मर्यादा से जुड़ा प्रश्न होता था। किसानों प्रदेश के किसानों में सहकारी भावना का अभाव था, यानी मिलकर खेती नहीं कर सकते थे। जब खेती अभी भी गांव में देखो तो अगर साथ में खेती एक संघ बना ले, सहकारी खेती करें तो ज्यादा फायदा होगा। लेकिन छोटे छोटे खेत होंगे लेकिन करेंगे अकेले, तो ये होता है। हमारे यहाँ पे एकता की भावना जाति के आधार पर बटे हुए हैं, धर्म के आधार पर, इसलिए ऐसा होता है। नहीं तो साथ में करें तो ज्यादा फायदा हो। तो प्रदेश के किसानों में सहकारी भावना का अभाव, क्योंकि वे जाति धर्म आधारित विभिन्न वर्गों में विभाजित थे, इसलिए सफल नहीं हो पाए। किसानों के पास पूंजी का अभाव था, इसलिए समस्या खड़ी हुई। जागरूकता का अभाव था, जोखिम लेने की क्षमता का अभाव था, यानी जोखिम तो वही ले सकता है ना जिसके पास धन हो, संसाधन हो। जैसे कई महत्वपूर्ण समस्यात्मक कारण थे। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां 50% से अधिक कर्मकार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़े हुए। भूमि का असमान वितरण और भूमि सुधारों की कल्पनातीत विफलता ने निश्चय ही उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्यों की श्रेणी में रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जो सफल नहीं हो पाया ना, इसीलिए ऐसा हुआ कि उत्तर प्रदेश आज इतना पिछड़ा हुआ है। अगर भूमि सुधार सफल हो जाते तो ना इतना संघर्ष होता। समाज जाति आधार पर संघर्ष हो रहा है, कहीं कुछ संघर्ष हो रहा है, कहीं कोई घटना का नाम आ रहा है। अगर समानता आ जाती काफी हद तक तो प्रदेश का और देश का विकास बहुत आगे बढ़ गया होता। 7वां और 8वां क्वेश्चन देख चुके, अब हम अपना 5वां और 6वां क्वेश्चन देखेंगे जो एक ही जैसे हैं लगभग। तो 5वां क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम के उद्देश्य क्या थे? जो उत्तर प्रदेश में कई कानून आए भूमि सुधार करने के लिए, कई कानून आए थे। काश्तकारी से संबंधित कानून आया था, बटाईदारी से संबंधित कानून आया था, लैंड सीलिंग आया था, हदबंदी चकबंदी आया था, जमींदारी उन्मूलन कानून आया था। ये सारे भूमि सुधार से ही संबंधित है। जो तकनीकी कारण होते हैं जैसे सिंचाई के साधन, ये भी भूमि सुधार से संबंधित होते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश में जमींदारों को उन्मूलन करने के लिए, यानी भूमि सुधार करने के लिए जो एक बड़ा कदम था, ये जमींदारों को उन्मूलन करना था। तो जमींदारी उन्मूलन करने के लिए जो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम था, इसके उद्देश्य क्या थे, ये प्रश्न है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। जो अगला हमारा क्वेश्चन है 5वां नंबर, वो कह रहा है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम के उद्देश्य क्या थे? तो हुआ ये था कि हम, चलिए इसको पढ़ देते हैं, जो पिछला पढ़ के आए हैं उसी जैसा ये क्वेश्चन है, कोई ज्यादा अलग नहीं है। तो भारत में स्वतंत्रता से पूर्व जमीन का मालिकाना हक किसके पास होता था? जमींदारों जागीरदारों के पास होता था।
भूमि पर मध्यस्थों का प्रभाव था, यही बिचौलिया वर्ग, दलाल वर्ग का ही प्रभाव था, और कुछ लोगों का स्वामित्व होता था, मालिक कुछ ही लोग होते थे। आजादी के बाद जब का समय था, जुलाई 1949 में इसी समस्या का समाधान करने के लिए जुलाई 1949 में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करते हुए पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने कहा था, यानी गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कहा था कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम है जो 1949 आया, इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति के कृषि अधिकारों को कायम करना, यानी हर व्यक्ति जो खेती करता है उसको मालिकाना हक दिलाना, यानी प्रत्येक व्यक्ति के कृषि अधिकारों को कायम करना, चाहे वह जमींदार हो या काश्तकार हो या सिकमी काश्तकार हो। जमींदार जो अब तक दूसरों का शोषण किए हैं, दूसरों के श्रम पर आश्रित रहे हैं, इनको भी उत्पादन के लिए प्रेरित कर ले। तो यही सबसे बड़ी गलती थी कि जमींदार को भी खेती करने के लिए इसमें वो दे दिया गया था। अब वो थोड़ी खेती करेंगे, वो तो जमींदारी ही करेंगे, तो यही समस्या हो गई। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम के उद्देश्य क्या क्या थे, तो हम जो जमींदारी उन्मूलन लाना चाहते थे उसके उद्देश्य क्या थे। जमींदारी का उन्मूलन करना चाहते थे, भूमि सुधार करना चाहते थे, उसके लिए अधिनियम 1949 लाए थे। उसके क्या, तो सबसे पहली चीज यही थी कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना चाहते थे। हम समरूप जोतदारी व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे, यानी समरूप जोतदारी, यानी जो जोत है, जोत का आकार है वो लगभग समान हो, या नहीं किसी के पास 650 बीघा है, किसी के पास बेचारे के पास 20 बीसुआ है, तो ऐसा नहीं। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना, समरूप जोतदारी व्यवस्था की स्थापना कराना, ग्राम स्वायत्त शासन का विकास करना, यानी ग्रामों में स्वायत्त शासन कब आएगा, जब यहाँ पे समानता होगी, सभी लोगों के अधिकार होंगे, आर्थिक विषमता नहीं होगी। नहीं तो कैसे समानता आएगी, जागरूकता ही नहीं आ पाएगी, एक वर्ग शोषक होगा, दूसरा वर्ग शोषित होगा, तो स्वायत्तता आ ही नहीं पाएगी। सिकमी पर भूमि उठाने पर रोक लगाना, सिकमी मतलब होता है वही बटाईदार होते हैं, जो काश्तकार होते हैं, ये मालिक नहीं होते हैं, ये जमीन ले लेते हैं, उनका एक बड़ा भाग उनको देना पड़ता है उसी उसी के मालिक को, जो वहां पे दूर बैठा होता है और इनको घर का बेगार वगैरह कराता है। तो इसीलिए सिकमी पर भूमि उठाने पर रोक लगाना इसका मुख्य उद्देश्य था। सहकारी खेती को प्रोत्साहन करना, सहकारी यानी मिलजुल कर जब खेती करते हैं, किसी के पास कम जमीन है, किसी को ज्यादा जमीन है, और लेकिन जमीन है गांव के पास, और सारी खेती को मिला दिया जाए और उनकी खेती के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से, लागत के हिसाब से उनमें लाभ का बंटवारा कर दिया जाए, तो सहकारी खेती को प्रोत्साहन देना। अधिक भूमि के जमाव पर रोक लगाना, तो ये जमींदारी प्रथा जो थी, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम का उद्देश्य था कि अधिक भूमि यानी एक व्यक्ति के पास एक कितनी अधिकतम जमीन रह सकती है उतनी हो, यह ना हो कि वो कुछ कर ही ना पाए और लोगों का शोषण करे, वो खाली अय्यासी की जिंदगी जिए, ऐसा नहीं। जटिल एवं भ्रामक जोतदारियों को समाप्त करना, ये भी एक बड़ा उद्देश्य था जमींदारी उन्मूलन भू सुधार अधिनियम का। क्या था कि जैसे जटिल और भ्रामक जोतदारियां, जोत मतलब होता है खेत, यानी एक खेत 1 किलोमीटर, दूसरा खेत 3 किलोमीटर, तीसरा खेत 4 किलोमीटर दूर है, बीच में तालाब पड़ता है, कहीं पड़ता है, तो उनको खेतों को एक जगह करना, आसानी से करना कि किसान उसकी देखभाल कर सके, तो उसी को कह रहे हैं कि जटिल एवं भ्रामक जोतदारियों को समाप्त करना, भ्रम न रहे, सबको स्पष्ट अधिकार दे देना, ये सी चीज है। स्वतंत्रता के पश्चात जेसी कुमारप्पन की अध्यक्षता में भूमि सुधार संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी। हमने किसके, जेसी कुमारप्पन की अध्यक्षता में भूमि सुधार से संबंधित जो भी समस्याएं आ रही थी उनसे निपटने के लिए हमने समिति नियुक्त की, जिसने व्यापक सुधारों की सिफारिश की थी। सुधार क्या क्या थे, पहले सुधार था कि मध्यस्थों का उन्मूलन करो भाई। सबसे पहले मध्यस्थ, ये जो जमींदार बटा जमींदार हो गए, जागीरदार हो गए, इनको हटाइए, दलालों को। दूसरा चीज काश्तकारी सुधार करो। काश्तकारी मतलब कोई किसान है और वो ज्यादा भाग में खेती करना चाहता है, ठीक है, और कोई किसान है वो शहर में रहता है, वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है, वो दूसरा काम कर रहा है या खेती के जो व्यापार कर रहा है, चीजों को बेच रहा है, तो वो किराए पे ले सके, इसलिए काश्तकारी जो कानून है उसमें सुधार करना। हदबंदी लाना, यानी भूमि स्वामित्व की सीमा तय करना कि कितनी जमीन एक व्यक्ति अधिकतम ले सकता है, भूमि की चकबंदी करना, एक जगह पे खेत लाना अलग अलग जो है, ठीक है। अधिनियम की सफलता क्या रही, इसकी सफलता क्या रही और इस अधिनियम की असफलता क्या रही, यानी लिमिटेशंस क्या रही। सफलता ये रही कि मध्यस्थों को हटाने के संबंध में यह अधिनियम काफी हद तक सफल रहा। किसानों और सरकार के मध्य लगभग सीधा संबंध स्थापित हुआ। अधिनियम स्वायत्त शासक की स्थापना में सफल रहा। स्वायत्त शासक नहीं कहेंगे, एक जमीन का एक स्वायत्त मालिक की स्थापना में यह अधिनियम सफल रहा। जटिल जोतदारियों को समाप्त करके सरल एवं समाज अनुकूल जोतदारी व्यवस्था की स्थापना की गई। भूमिहीन किसानों को भूमि युक्त बनाने में सफलता प्राप्त हुई, यानी जिन लोगों को जमीन, यानी इंदिरा गांधी के समय में बहुत से लोगों को जमीन मिली थी, तो वो इसी का एक हिस्सा था, यानी भूमिहीन लोगों को, किसानों को भूमि युक्त बनाने में काफी हद तक सफलता मिली।
इसकी असफलता कह रहे हैं, असफलता ये रही कि जो ये अधिनियम था, जो कानून था, भूमि सुधार करने के लिए तरह तरह के कानून लाए गए थे, जमींदारी उन्मूलन करने के लिए, यानी मिटाने करने के लिए, काश्तकारी सुधार करने के लिए, बटाईदारी व्यवस्था में सुधार करने के लिए, भूमि की अधिकतम सीमा तय करने के लिए, चकबंदी, ये सब काफी हद तक सफल है, लेकिन बहुत हद तक नहीं सफल है। तो यही कहते हैं अधिनियम की असफलता में कि इसकी सीमाएं क्या है कि अधिनियम में कई खामियां मौजूद थी, कई रणनीतिक कमियां थी, इसकी वजह से भूमि स्वामी अपनी भूमि को अधिग्रहण से बचा लेते थे, ये बच जाते थे, किसी ने कोई न कोई जुगाड़ निकाल लेते थे। अतः भूमि के अधिक जमाव को रोकने में यह अधिनियम असफल रहा। जमींदारी उन्मूलन से जमींदारवाद पूर्णतः खत्म नहीं हो पाया। आज भी ये अपने दूसरे रूपों में ये व्यवस्था जारी है। आज भी देखेंगे तो कई लोग होंगे जिनके पास 150 बीघा, 200 बीघा, 300 बीघा जमीन है, वो खेती नहीं करते, वो दूसरों को दिए हुए हैं। तो ये अभी भी अप्रत्यक्ष रूप से जारी है, ज्यादा इसमें सुधार नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उनका जो प्रभाव था ये कम हुआ है। जो जो सामान्य लोग थे उनको कुछ हद तक जमीन मिली हुई है, जमींदारी जो लोग थे उनका शोषण कम हुआ है, समाज में समानता आई है। ठीक है, ये सारी चीजें हुई। स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 अपने सभी उद्देश्यों को पूरा करने में पूर्णतः सफल नहीं हो पाए। फिर भी यह अधिनियम सफलता असफलता से कहीं अधिक सामाजिक न्याय का उद्देश्य हासिल कर सका, यानी काफी